जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज जो है वो अपना लेक्चर एक नए टॉपिक से या कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो नया कॉन्सेप्ट हम लोग के पास आज है, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वो है डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी पॉलिसी। ये दो चीजें आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। आज हम जो है वो जरा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको जरा रिकैप दे दूं। रिकैप का कुछ इस तरह से सीन है कि हमारा टॉपिक चल रहा था एचआर। मैंने आपको बताया था कि दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, सारी की सारी बड़ी कंपनीज के लिए जिनके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, उन बड़ी बड़ी कंपनीज को एम्प्लॉयज मैनेज करना भी जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा भाई, अब जब एम्प्लॉयज मैनेज करना मुश्किल होता है तो वो क्या करती हैं? वो एम्प्लॉयज को मैनेज करने के लिए एचआर डिपार्टमेंट बना देती हैं। अब एचआर डिपार्टमेंट का काम क्या है? एचआर डिपार्टमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये जो एचआर डिपार्टमेंट है, ये एचआर डिपार्टमेंट जो है वो कंपनी के एम्प्लॉयज को मैनेज करता है, और कंपनीज के एम्प्लॉयज को इस तरीके से मैनेज करता है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो और कंपनी को कंपैरेटिव एज मिल जाए। अब एम्प्लॉयज को मैनेज करने के लिए वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जो हम पीछे पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है ना? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, रिडंडेंसी डिसमिसल, वर्कफोर्स प्लानिंग, क्रिएटिंग जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना? आज हम देख रहे हैं कि एचआर का एक नया फंक्शन वो है डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी पॉलिसी। अच्छा, ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी के ऊपर, आपको शायद सुन के हंसी आएगी या अजीब लगेगा, बट इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, यहां पर हम इन चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, लेकिन इन चीजों की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। इन चीजों को हम यहां पर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, लेकिन इन चीजों की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। अच्छा भाई, वैल्यू किस सेंस में? वैल्यू इस सेंस में कि भाई डिस्क्रिमिनेशन जो एक चीज है वो बहुत मैटर करती है। हमें शायद किसी को मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, सिंधी, मुहाजिर, पठान, इस तरह की चीज पे कोई कमेंट पास करना इतना शायद एज ए पाकिस्तानी इतना ऑफेंसिव नहीं लगता, बट बाहर कंट्रीज में बहुत बुरा माना जाता है। हमारे यहां तो डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है ना, कि भाई वो फला रिलीजन का है, या वो फला लैंग्वेज का है, फला सिटी का है, या फला कस्टम का है, सोसाइटी का है, तो उसको जॉब पे ना रखो, उसको प्रमोट ना करो, ये ना करो, वो ना करो। बाहर कंट्रीज में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूं डेवलप्ड सोसाइटीज की, तो वहां पर मेरिट बेस्ड कल्चर है, मेरिट बेस्ड। वहां पर मेरिट के ऊपर काम चलता है। ये नहीं कि भाई फला बंदा फला जबान बोलता है तो उसको जॉब पे रख लो। अभी कराची में कल एक बहुत अजीब सा, बहुत अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ। अ 3-year-old चाइल्ड फेल इनटू अ मैनहोल। 16 घंटे तक उसको जमीन खोद के पता नहीं क्या क्या करके ढूंढते रहे, उसकी लाश नहीं मिली। 16 घंटे के बाद जाके लाश मिली उसकी। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रिश्वत और इनकॉम्पिटेंट लोग भर दिए। फला बंदा मेरी जबान बोलता है तो उसको रख लिया गवर्नमेंट जॉब पे, फला बंदा मेरा रिश्तेदार है उसको रख लिया जॉब पे। तो ये ऐसे ही होता हुआ है पाकिस्तान में। फेयरनेस, मेरिट, इस चीज की यहां कोई रिकग्निशन नहीं है। तो एचआर का काम होता है, क्योंकि ये अब डिस्क्रिमिनेशन हम मशीन के साथ तो कर नहीं सकते। मशीन के अंदर तो कोई लैंग्वेज, जबान या मजहब तो है नहीं। मर्सिडीज तो एक लग्जरी कार है, वो थोड़ी कोई कलमा पढ़ती है या मंदिर जाती है या चर्च जाती है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो हमेशा इंसानों पे होती है। तो ये एचआर का काम है अपनी कंपनी के अंदर ऐसी पॉलिसीज बनाए जो डिस्क्रिमिनेशन फ्री हो, एक ऐसी कल्चर, एक ऐसा वर्कफोर्स बनाए जहां पर सबसे पहले डाइवर्सिटी हो और डाइवर्सिटी के साथ साथ इक्वालिटी हो। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको एक पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग अलग पढ़ते हैं। ये दो अलग अलग पॉलिसीज है, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। तो एक कंपनी को मेक श्योर करना होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाइवर्सिटी पॉलिसी रखे। डाइवर्सिटी पॉलिसी का मतलब ऐसी पॉलिसी बनाए
कि अलग अलग बैकग्राउंड से लोग, अलग अलग, अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो ट्रैवल करने का एमिरेट्स का, तो आप एमिरेट्स के सिर्फ क्रू मेंबर्स को देख लो, जो एयर होस्टेस होती हैं, जो स्टूवर्ड्स होते हैं, जो आपको खाना देने आ रहे होते हैं प्लेन के अंदर, ठीक है ना। चाइनीज भी होगा, फिलिपिनो भी होगा, रशियन भी होगा, हालांकि दुबई की एयरलाइन है, अरब कंट्री की एयरलाइन है, लेकिन उसमें अरबिक भी होते हैं एयर होस्टेस, ये नहीं है, अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं। उन्होंने क्या किया है, डाइवर्स वर्कफोर्स बनाई हुई है, अलग अलग कल्चर के लोग लो, अलग अलग सोसाइटी के, अलग अलग रिलीजन के लोग लो, मुस्लिम्स भी लो, नॉन मुस्लिम्स भी लो। अगर कोई मुस्लिम कस्टमर आ रहा है तो वो मुस्लिम एम्प्लॉय के साथ कंफर्टेबल फील करेगा, नॉन मुस्लिम कस्टमर आ रहा है तो वो नॉन मुस्लिम कस्टमर के साथ कंफर्टेबल फील करेगा, ठीक है ना। डाइवर्सिटी रखो, अलग अलग बैकग्राउंड, कल्चर, रिलीजन, एथनिसिटीज के लोग रखो। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि आपकी कंपनी के अंदर अलग अलग कल्चर का मिक्स आएगा, नए नए आइडियाज आएंगे, एनर्जी आएंगे। सिंधी वाला सिंधी आइडियाज आएगा, मुहाजिर वाला मुहाजिर आइडियाज लेके आएगा, पठान वाला पठान वाले आइडियाज लेकर आएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये फायदा होता है, पॉजिटिविटी डेवलप होती है कंपनी के अंदर। सारे आपने मेमन भर दिए तो सब कंपनी मेमनों की तरह ही चल रही होगी, सारे पठान भर दिए तो पठानों की तरह चल रही होगी कंपनी। आपका काम है एज ए एचआर डिपार्टमेंट की, मैं बात करूं, ये एचआर डिपार्टमेंट का काम है कि कंपनी के अंदर एक डाइवर्स वर्कफोर्स लाए, डाइवर्स, trying to make sure that people from different backgrounds join the workplace. They will bring in ideas, innovation, energy of their culture to your company. कंपनी का होराइजन ब्रॉड हो जाएगा, सोचने का तरीका, काम करने का तरीका बदल जाएगा। सारे मुसलमान रख दिए, पता चला ईद है, सारे गायब। अब कंपनी तो बंद हो गई ईद के दिन, क्या करें? तो कंपनी क्या करती है, होशियार होते हैं, हिंदू भी रखते हैं, क्रिश्चियंस भी रखते हैं। ईस्टर पे और क्रिसमस पे क्रिश्चियंस गायब है तो मुसलमान काम कर रहे हैं, उनका न्यू ईयर से क्या ताल्लुक? ईद पे अगर मुसलमान गायब है तो क्रिश्चियंस और हिंदूज काम कर रहे हैं, उनका ईद से क्या ताल्लुक, रमजान से क्या ताल्लुक? तरीका होता है ना काम करने का, इस तरह से काम होता है। तो एचआर की एक पॉलिसी है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग बैकग्राउंड, कल्चर और उसके लोग लेके आओ, एक मिक्स्ड वर्कफोर्स डेवलप करो, ये एक पॉलिसी है। उसके साथ साथ एक और पॉलिसी क्या है, इक्वालिटी। अब ये पॉलिसी क्या है? इस पॉलिसी का मतलब है कंपनी के अंदर एक ऐसा मॉड्यूल या ऐसा रूल या ऐसी पॉलिसी बनाना दैट ऑल एम्प्लॉइज आर ट्रीटेड फेयरली। हर किसी को फेयरली ट्रीट किया जाए। ये नहीं है कि कोई कंपनी में लड़की काम कर रही है तो वो लेट आ रही है तो कोई टेंशन नहीं है, या मैं एचआर डिपार्टमेंट में हूं, मैं फॉर एग्जांपल बलोची हूं फॉर एग्जांपल, तो अगर कोई बलोच बंदा आ रहा है तो वो लेट भी आ रहा है, मैं उसकी अटेंडेंस लगा रहा हूं, ठीक है यार तू अपना भाई है, कोई मसला नहीं। सिंधी आ रहा है, पंजाबी आ रहा है, मेमन आ रहा है, मैं उसकी एब्सेंट लगा रहा हूं। मेरिट बेस पे काम होना चाहिए। जो लेट आ रहा है उसकी लेट मार्क करो, जो प्रेजेंट आ रहा है वो प्रेजेंट मार्क करो, ठीक है ना। कोई मेहनत कर रहा है तो उसको प्रमोट होने का मौका दो, फेयरनेस होनी चाहिए। ये एचआर का काम है कि कंपनी के अंदर किसी किस्म की कोई अनफेयर प्रैक्टिस ना हो रही हो, मतलब किसी इंप्लॉय को मिसट्रीट ना किया जा रहा हो। बेसिकली यहां ज्यादातर डिस्क्रिमिनेशन का रोल आता है। बहुत बहुत कॉमन प्रैक्टिस है पाकिस्तान के अंदर, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। हमारे यहां पे देख रहे हैं सिफारिश का, और जैसे हम कहते हैं सिफारिश बोल सकते हैं, या क्या कहते हैं उस वर्ड, मैं दिमाग से मेरे निकल रहा है उस, मतलब लोग सिफारिश के चक्कर में आगे निकल जाते हैं, मेरिट पे आगे नहीं निकलते, फेयरली ट्रीट ही नहीं किया जाता। फला दोस्त है, रिश्तेदार है, ये है वो है, छोड़ दिया, माफ कर दिया, पनिश कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज कंप्लीटली इररिस्पॉन्सिबल। तो ये एचआर का काम है कंपनी के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए, ऐसी पॉलिसीज बनाए, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जहां पर हर बंदा जो है वो फेयरली ट्रीट हो, सबका इक्वल राइट हो, ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल यह है कि अगर कोई कंपनी प्रमोट कर रही है इक्वालिटी इन द
वर्क प्लेस, यानी कि कोई एचआर डिपार्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है बिजनेस के अंदर, और बिजनेस के अंदर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा रहा है, बिजनेस के अंदर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा रहा है, तो इक्वालिटी प्रमोट होने से बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आएगा भाई? ठीक है ना? क्या इंपैक्ट आएगा बिजनेस के ऊपर? इंपैक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसी कंपनी जहां पर एक इक्वालिटी का माहौल, इक्वालिटी का एनवायरनमेंट बनेगा, वहां पर हमेशा एम्प्लॉय का मोरल हमेशा जो है वो हाई रहेगा, हमेशा हाई रहेगा। बहुत सारे केसेस मैंने देखा है कि एम्प्लॉइज कंपनी की तरफ मोटिवेटेड ही नहीं होते। क्यों नहीं होते मोटिवेटेड? वो कहते फायदा ही नहीं है। हम अपने मैनेजर को जाके कोई अच्छा आइडिया भी बता दें, वो सुनते ही नहीं। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि जो है वो हम फला लैंग्वेज नहीं बोलते। इवन कि दुबई में इतना ज्यादा है, दुबई में जब से पाकिस्तान इंडिया की आपको पता है कि रिफ्ट तो चल रही है, और नो डाउट इंडियंस हैव आउटनंबर्ड अस, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है और उनकी एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है, पढ़े लिखे भी हैं, वो हायर पोस्ट पे भी बैठे, तो पाकिस्तानी को टफ टाइम देते। पाकिस्तानी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बोलते हुए सुना है, मतलब इस तरह है भी कि दोस्त का कजन या इस तरह करके बातें भी मैंने देखी है, सुनी है, कि वो कोई भी पाकिस्तानी अगर इंडियन के बेस अंडर में काम कर रहा है, वो कंपनी में कंफर्टेबल ही नहीं है, मोटिवेटेड ही नहीं है। क्यों मोटिवेटेड नहीं है? इंडियन बॉस जो है वो, इंडियन मैनेजर जो है वो बात ही नहीं सुनता, निफ्टी नहीं कराता। तो जहां पर इक्वालिटी होगी ना जिस कंपनी के अंदर, वहां पर एम्प्लॉय को पता होगा कि यार अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे फेयरली ट्रीट किया जाएगा, मुझे सुना जाएगा, या अगर मैं कोई कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं तो आई विल बी गिवन अ चांस टू स्पीक। ऐसी कंपनी के अंदर हमेशा याद रखो एम्प्लॉय का मोरल हमेशा हाई होगा, क्योंकि एम्प्लॉय को पता होगा मुझे सुनी जाएगी। एंड नॉट जस्ट दिस, बट ऐसी कंपनीज की मार्केट में रेप्यूटेशन भी अच्छी होती है। जिस कंपनी की रेप्यूटेशन अच्छी होती है उसके लिए अच्छे एम्प्लॉइज को, टॉप एम्प्लॉइज को रिक्रूट करना भी बड़ा आसान हो जाता है। बातें छुट्टी थोड़ी है। आपको अगर कोई बोले आज कि यार सिंध गवर्नमेंट में जॉब कर लो, तो आपको पता है फायदा ही नहीं सिंध गवर्नमेंट में जॉब करने का, कभी भी नहीं जाओगे आप, क्योंकि आपको पता है कि यार वहां पर अगर आप सिंधी आपको नहीं आती तो आपको कभी प्रमोट ही नहीं होने देंगे। कोई अच्छा तरीके वाला बंदा, नॉलेजेबल बंदा, क्रेडिबल बंदा, क्वालिफाइड बंदा, एक्सपीरियंस बंदा मर जाएगा अनलेस कि उसको रिश्वत खानी हो, वो सिंध हुकूमत के किसी भी डिपार्टमेंट में जाके काम नहीं करेगा। अगर वो नॉन सिंधी है तो उसको पता है मुझे ऊपर नहीं आने देंगे। क्रेडिबल लोग जाना ही नहीं चाहते। अगर उसी क्रेडिबल आदमी को आप बोले यार एमिरेट्स में जॉब मिल रही है, जाओगे? बोलेगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरी बात सुनी जाएगी। तो अगर आपकी कंपनी में एक ऐसा कल्चर बन गया है ना इक्वालिटी वाला, तो उस इक्वालिटी की बेसिस पर आप दुनिया के अच्छे इंप्लॉइज को अपने पास रिक्रूट कर सकते हो, क्योंकि उनको पता होगा कि यार इस कंपनी में हमारी सुनी जाएगी। एंड देन नंबर 3, ठीक है ना, अगर आपने इस तरह की पॉलिसीज बना दी हैं तो ऐसी कंपनी के अंदर इंप्लॉइज की परफॉर्मेंस को उनके काम के बेसिस पर जब जज किया जाता है, ना कि उनकी लैंग्वेज या रिलीजन के बेसिस पर। सीधी बात है। हमारे यहां पर कंपनीज में क्या होता है, एम्प्लॉय को रखना है नहीं रखना है डिपेंड करता है कि वो बॉस से कितना करीब है। बड़ी अजीब सी बात है, बॉस से करीब है या उसके मैनेजर के साथ कैसे ताल्लुकात है, उसको आगे कंटिन्यू कराना है नहीं कराना, उसको प्रमोट करना है नहीं करना, डिपेंड किस पे कर रहे हैं? बॉस के ताल्लुकात, ओनर के ताल्लुकात कैसे उस बंदे के साथ, ना कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अभी बहुत अजीब सी बात है। इमेजिन करो ना, आप एक कंपनी के ओनर हो, ठीक है, आपको किस चीज से फर्क पड़ना चाहिए कि मेरे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या है, या मेरा एम्प्लॉय कैसे कपड़े पहन के आया, किस लैंग्वेज से या किस रिलीजन से, क्या फर्क पड़ता है? आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आई एम मोर कंसर्न कि आप में से कितने लोग टेस्ट दे रहे हैं,
या होमवर्क सबमिट कर रहे हैं, या गौर से मेरी बात सुन रहे हैं, मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न तो ये है ना। या मैं इस बेसिस पे देखूं आपको क्या मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, मेमन है, सिंधी है, मुहाजिर है, क्या फर्क पड़ता है मुझे यार। तो ऐसी कंपनीज जहां पर एचआर डिपार्टमेंट ने प्रॉपर इक्वालिटी पॉलिसी बनाई होती है, उन कंपनीज के अंदर एम्प्लॉइज को उनके काम के बेसिस पर इवैल्यूएट किया जाता है, रादर देन उनकी लैंग्वेज, कल्चर, स्किन कलर के बेसिस पर। तो ये कुछ फायदे हैं इक्वालिटी पॉलिसी बनाने के। इस तरीके से हमारे पास इक्वालिटी की पॉलिसी बनाने के कुछ फायदे हैं कंपनी के अंदर। इसी तरह डाइवर्सिटी की पॉलिसी बनाने के भी कुछ फायदे हैं, ठीक है ना। अब अगर किसी कंपनी ने, से मैं बात करूं एमिरेट्स की, है ना, अगर एमिरेट्स की मैं बात करूं, अगर एमिरेट्स ने डाइवर्सिटी की पॉलिसी रखी है कि वो चाइनीज, रशियन, फिलिपिनो, अरब, पाकिस्तानी, मतलब बहुत अलग अलग कंट्री, कल्चर के, रिलीजन के लोग रखते हैं फॉर एग्जाम्पल, क्या जरूरत है, क्या फायदा है एमिरेट्स को, तो उसको ऊपर अब हम देखते हैं। देखो, जब आपके पास अलग अलग कल्चर के या डाइवर्सिटी के लोग होंगे तो फिर कंपनी के लिए बिगर मार्केट शेयर अट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेल्स के लिए बड़ा फायदा देता है। अब इमेजिन करो आप कराची में हो, ठीक है ना। अब मजे की बात ये कि अगर आप कराची में आपने फॉर एग्जांपल गाड़ियों का शोरूम खोला है, अब गाड़ियों का शोरूम खोला है तो कराची के अंदर खरीदने वाले पठान भी आ रहे हैं, मेमन भी आ रहे हैं, सिंधी भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। अब आपने सेल्स टीम में ना मेमन भी रखा है, पठान भी रखा है और सिंधी भी रखा है। सिंधी कस्टमर आया तो सिंधी बंदा चला गया, डील कर ली। मेमन आया तो मेमन सेल्समैन चला गया, बात कर ली। पठान कस्टमर आया तो पठान सेल्समैन चला गया। इसमें क्या होता है कि अपनी जबान में जब आप फॉर एग्जाम्पल किसी दुकान पे, किसी जगह शॉपिंग करने गए हो और लेट्स से यू स्पीक पश्तो, फॉर एग्जाम्पल यू स्पीक पश्तो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको अगर वहां पर पश्तो बोलने वाला सेल्समैन मिल जाएगा ना, तो आपके ऊपर, आपके लिए उस पर भरोसा करना थोड़ा आसान हो जाएगा। एमिरेट्स भी समझदार है। एमिरेट्स को पता है उनकी फ्लाइट दुनिया की हर कंट्री में जाती होगी। अब उसको पता है अलग अलग लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अब दुबई जा रही है, दुबई में सिर्फ अरब थोड़ी जा रहे हैं, फिलिपिनो भी जा रहे हैं, रशियन भी जा रहे हैं, पाकिस्तानी भी जा रहे हैं, इंडियन भी जा रहे हैं, हर बंदा जा रहा है। तो स्टूवर्ड्स जो होते हैं और एरोस्टेस जो है और वो टिकटिंग स्टाफ जो है, वो पैकिंग स्टाफ जो है, वो अलग अलग कल्चर के लोग रखते हैं, जो जिसको जहां समझ में आ जाए। थोड़ा सा कस्टमर का ना एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। अब आप सोचो, आप गोरों में बैठे हो, एकदम से आपको एक एरोस्टेस नजर आ जाए पाकिस्तानी, आप उससे उर्दू में बात करना शुरू करो, आपको कितना अपना अपना फील होगा ना, ठीक है ना। या आपको कोई एमिरेट्स में प्रॉब्लम आ जाए, शिकायत आ जाए, आपका बैग गुम हो गया या कुछ भी हो गया, लेट हो गया, आप चिल्ला रहे हो गुस्से में और आप उर्दू बोलते हो, और वहां से कोई मैनेजर आ जाए, वो उर्दू में आपसे बात कर ले अमेरिका के अंदर, आप ठंडे हो जाओगे, बोले यार ये अपना बंदा आ गया, इजी हो जाओ, ठीक है ना। ये फायदा होता है थोड़ा सा। अगर आप अलग अलग कंट्री के, अलग अलग कल्चर के लोग रखते हो ना, तो कस्टमर्स को घेरना थोड़ा आसान हो जाता है उनकी अपनी जबान के अंदर। तो जब सेल्स बढ़ाने का मौका मिल जाता है तो मार्केट शेयर बढ़ जाता है, सीधा सीधा लिखा हुआ है। दूसरा, ऐसा भी होता है कि अगर आप अलग अलग कंट्री के लोग रख रहे हो तो आपको अलग अलग जगह पे ज्यादा क्वालिफिकेशन मिल जाती है भाई। अब अगर आप स्पेसिफिकली देखो तो पाकिस्तान में, अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं, जितने हार्ड वर्किंग आपको बलूचिस्तान के लोग मिलेंगे उतना आपको दूसरे प्रोविंसेस के नहीं मिलेंगे। है, मैं ही नहीं कह रहा कि दूसरे प्रोविंस के लोग खुदा ना खास्ता काम चोर है, बलूचिस्तान के लोग कंपैरेटिवली मेहनत ज्यादा करते हैं क्योंकि बेचारों के पास अपॉर्चुनिटीज कम है, ठीक है ना। तो किसी को मिलती है तो वो अपॉर्चुनिटी छोड़ती नहीं, मेहनत ज्यादा करते हैं। तो आप अगर अलग अलग कल्चर के लोग रखते हो ना, तो आपको मेरिट के बेसिस पे लोग रखते हो आप। मैं अगर मेमन हूं तो मैं ये नहीं करूंगा कि सारे मेमन बंदे रखूंगा, मैं अलग अलग लोग रखूंगा। मुझे पता है यार मेहनत करने वाला बंदा चाहिए तो पठान रख लो, ये मेहनत ज्यादा करता है। थोड़ा जरूरत से ज्यादा बोलने वाला बंदा चाहिए, दिमाग चलाने वाला बंदा चाहिए, हिसाब किताब वाला बंदा चाहिए, मेमन रख लो, ठीक है। तो
जब आप मेरिट के बेस, जब आप डाइवर्सिटी का कल्चर बनाते हो ना, अलग अलग बैकग्राउंड्स के और एथनिसिटीज के लोग रखते हो, तो आप मेरिट के बेस पे लोग रख सकते हो। आपको पता है कराची का बंदा है तो पढ़ा लिखा ज्यादा होगा, कोयटा का है या बलूचिस्तान का तो मेहनत करने वाला ज्यादा होगा, केपीके का है तो इसके पास मेहनत भी होगी, एक्सपोजर भी होगा, ठीक है ना। तो अलग अलग जगह के लोग आप रख सकते हो। एमिरेट्स भी यही करता है, उसको पता है कि सारे बंदे दुबई से भर लिए ना तो चल गई फ्लाइट, क्योंकि आधे ज्यादा अरबी जो है वो कामचोर है, ये मसला है। तो उसने बोला भाई जो मेहनत करने वाले हैं वो अरबी भी रखो, कोई मेहनत करने वाला फिलीपींस से आ रहा है वहां से भी रखो, उनको तो भाई मेहनत करने वाले लोग चाहिए ना, कहीं से भी आ जाए, पाकिस्तानी मिल जाए मेहनत करने वाला, चलो भाई पाकिस्तानी रख लो, ये फायदा होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा वही मिलता जुलता पॉइंट है कि जब आप अलग अलग कल्चर के और बैकग्राउंड के लोग आओगे तो वो अपने अपने कल्चर के आइडियाज और एनर्जी लेके आएंगे, तो नई नई क्रिएटिविटी आएगी। पाकिस्तानी बंदे को रखा, उसने बोला यार आप पाकिस्तानी हो तो फिर आप प्लेन पे ट्रक कार्ट चला दो। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना। किसी पठान को रखा आपने तो उसने बोला यार ये जो डिश आती है उसके साथ नस्वान रख दो, नो ऑफेंस। तो जब आप अलग अलग बैकग्राउंड के कल्चर के लोग रखते हो ना, इससे फायदा ही होता है कि वो नए नए आइडियाज लेके आते हैं, तो कंपनी के अंदर नई एनर्जी आती है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, ये भी एक फायदा है। और फिर उसके बाद उसके अलावा जब आप जितनी ज्यादा डाइवर्स लोग रखोगे तो आपको फॉरेन मार्केट में एंटर होना अपना आसान हो जाता है, ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। आज अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड चला रहा हूं कराची में, मैंने अपने पास पठान सेल्समैन रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बात बता रहा हूं, अब मुझे कोई बोले कोयटा में आउटलेट खोलो तो मैं जाके खोल सकता हूं, मेरे पास पठान सेल्समैन है, मुझे पता है वो मेरी आउटलेट संभाल सकते हैं, मैंने उनको कोयटा में आउटलेट खोला, वहां पर उनको बैठा दिया। मेमन सेल्समैन को बोला तुम कराची की आउटलेट संभालो, पठान वाले को बोला मैं तुम कोयटा की आउटलेट संभालो। एक नई मार्केट में एंटर होना आसान हो गया ना, क्योंकि वो पठान बंदा जो मेरे पास ऑलरेडी काम कर रहा है वो मेरे माइंडसेट को जानता है, और साथ में वो पठान है तो वो कोयटा के माइंडसेट को भी जानता है, तो दोनों को कनेक्ट करके मेरा आउटलेट चला देगा। एक नई मार्केट में एंटर होना आसान हो गया, ये मैं आपको सिंपल करके समझाया। इसी तरह अगर एमिरेट्स के अंदर पाकिस्तानी काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल, और एमिरेट्स अगर पाकिस्तान के अंदर अपना ऑफिस या ब्रांच खोलना चाहता है, ऑपरेशंस खोलना चाहता है, तो वो जो अपनी कंपनी के अंदर पाकिस्तानी लोग रखे थे उसको यूज करते हुए पाकिस्तान के अंदर ऑफिस या फैक्ट्री या एक्सवाइजी जो भी है, फैक्ट्री तो नहीं लेकिन जो भी है, वो अपने ऑपरेशंस को आराम से स्टैब्लिश कर सकता है। तो वो अलग अलग बैकग्राउंड और कल्चर और डाइवर्सिटी के लोग रखने से फायदा ही होता है कि आप एक नई फॉरेन मार्केट में जो अपने पुराने डाइवर्स कल्चर के या डाइवर्स लोगों के साथ या डाइवर्स वर्कफोर्स के साथ आराम से एंटर हो सकते हो, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी। तो अब हम नए उससे स्टार्ट करते हैं फंक्शन से एचआर के। जिस तरह हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े एचआर के, एक और फंक्शन हमारे पास है, और वो एक और फंक्शन जो हमारे पास है एचआर का वो है ट्रेनिंग। अब जाहिर सी बात है आप मशीन्स को तो ट्रेन करते नहीं, गाड़ी को तो आप ट्रेन करते नहीं, ट्रेन किसको करते हैं? एम्प्लॉय को करते हैं। और हमने क्या पढ़ा है अभी और पहले भी कि बड़ी कंपनीज के अंदर एम्प्लॉय से रिलेटेड सारा काम करना किसकी जिम्मेदारी है? एचआर की जिम्मेदारी है। अच्छा भाई, तो एम्प्लॉय से रिलेटेड सारा काम अगर एचआर कर रहा है तो ट्रेनिंग का काम करना भी इट इज बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट। अब सवाल यह है कि ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपसे कोई पूछे कि यार बताओ ट्रेनिंग क्या है, तो आप बोलोगे ट्रेनिंग इज बेसिकली सिंपली, लिख देता हूं आपके लिए आसानी के लिए, ट्रेनिंग इज सिंपली बेसिकली एजुकेटिंग या टीचिंग। आप कंपनी के अंदर आप क्या ओ लेवल लेवल करना सिखाते हैं? नहीं। ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग की मैं बात करूं स्पेसिफिक, कंपनी एम्प्लॉय को या तो कोई न्यू स्किल्स सिखाती है या फिर उनकी ओल्ड स्किल्स को पॉलिश करती है। पॉलिश करना बोल दो या जो है उसको करेक्ट करना बोल दो, या ये बोल दो कि उनकी पुरानी स्किल्स को इंप्रूव करवाती है। ये है ट्रेनिंग।
अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी अपनी एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज आई हैव व्हेन आई वाज योर एज आई हैव बीन वर्किंग प्रोफेशनली। वैसे तो मैं 14 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, बट व्हेन आई वाज 17 मैंने प्रोफेशनली जॉब करना शुरू कर दी थी कॉल सेंटर के अंदर एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय। अब जब मैंने कॉल सेंटर में जॉब शुरू की तो मुझे इस्लामाबाद में कंपनी थी टचस्टोन कम्युनिकेशन, वहां पर नौकरी मिल गई, मैं चला गया, घर छोड़ा और इस्लामाबाद चला गया जॉब करने के लिए। अब सीन ये है भाई कि जब मैं इस्लामाबाद गया जॉब करने, जॉब तो मिल गई, लेकिन कॉल सेंटर में तो मुझे आता ही कुछ नहीं था। प्रोडक्ट बेचते कैसे, बात कैसे करते। जॉब मिल गई थी क्योंकि जो जिसने जॉब दी उस बंदे को पता था कि यार ये बंदा ठीक है, बात करने में अच्छा है, अंग्रेजी अच्छी है, कन्विंसिंग है, सीख जाएगा। मुझे रख लिया जॉब पर। अब मुझे जब जॉब मिली तो मेरी शुरू की 15-20 दिन, अब तो खैर 10-12-13 साल पुरानी बात हो गई। तो मुझे जब जॉब पर रखा तो उस वक्त मुझे 12-15 दिन ट्रेनिंग दी, सिर्फ ट्रेनिंग दी। कॉल्स कैसे करते हैं, कस्टमर से बात कैसे करते हैं। पहली चीज मुझे हमेशा सिखाई, ऑलवेज स्माइल, ऑलवेज स्माइल। जैसे भी हालात हो, जितना गुस्सा आ रहा हो ना अंदर से, लेकिन स्माइल। कस्टमर से मुस्कुरा कर बात करो, हमेशा मुस्कुरा कर बात करोगे तो प्रोडक्ट बेचना आसान होगा। मुस्कुराना बहुत जरूरी है। फिर बात कैसे करते हैं, टैकल कैसे करते हैं, कस्टमर को कन्विंस कैसे करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। ये है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग भी अभी जब मैं गया तो मुझे उन्होंने बिठाया, सिखाया बात कैसे करते हैं, सेल्स करना सिखाई ट्रेनिंग। मेरे अंदर प्रोडक्ट बेचने का स्किल आती थी नहीं, मुझे पता नहीं था कि प्रोडक्ट बेचते कैसे। उन्होंने मुझे सिखाया, मेरे अंदर सेल्स की एक स्किल डेवलप की। तो ट्रेनिंग में दे टॉट मी अ न्यू स्किल। उससे पहले मुझे मारना आता था, पीटना आता था, सर फाड़ना आता था, प्रोडक्ट बेचना नहीं आता था। नई स्किल डेवलप कर दी उन्होंने। अच्छा, अब जब मैं ट्रेनिंग पे था तो मैं तो नया एम्प्लॉय था, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। कोई उस कंपनी में ऑलरेडी 3 महीने से जॉब कर रहा था, 4 महीने से, 5 महीने से। मैंने उनसे पूछा, भाई तुम लोग क्या कर रहे हो यहां पर। कह रहे हम ऑलरेडी इस कंपनी के एम्प्लॉय है और हमारे मैनेजर को रियलाइज हुआ कि हम एम्प्लॉय तो अच्छे हैं लेकिन हम कुछ गलतियां कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें वापस से ट्रेन किया, वापस से ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारी गलतियों को आइडेंटिफाई करके, ताकि जब हमारी गलतियों को आइडेंटिफाई कर लेंगे और उन गलतियों को रिमूव कर लेंगे तो जहां पर हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं हम 2-3 प्रोडक्ट बेच पाएंगे। हमें भी ट्रेन किया जा रहा है। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, बेसिकली आप इंप्लॉय को कोई नया स्किल सिखाते हो। कुछ तो कुछ सिखाते हो तभी तो उसको ट्रेन करो, जिसको कुछ सिखाना ही नहीं उसको ट्रेन क्या करना। तो ट्रेनिंग इज अ फंक्शन ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, जहां पर आप इंप्लॉय को नया स्किल सिखाते हो। और जरूरी नहीं है कि इंप्लॉय को हमेशा नया स्किल सिखाया जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका एम्प्लॉय को ऑलरेडी वो स्किल आती है, बस वो उस काम करने में थोड़ी सी गलती कर रहा होता है, कुछ केयरलेसनेस हो रही होती है, कुछ कंफ्यूजन होती है, तो उसकी पुरानी स्किल को ट्रेन करके वापस से करेक्ट किया जाता है या इनहैंस करवाया जाता है या इंप्रूव करवाया जाता है या पॉलिश करवाया जाता है। तो ट्रेनिंग में आप एम्प्लॉय को नई स्किल भी सिखा सकते हो या ट्रेनिंग देके उसकी पुरानी स्किल को आप इनहैंस भी कर सकते हो। दिस इज ट्रेनिंग। अब आप उसको टीचिंग द एम्प्लॉय न्यू स्किल और हेल्प इंप्रूव प्रीवियस स्किल, या एजुकेटिंग द एम्प्लॉय टू लर्न न्यू स्किल और हेल्प इंप्रूव प्रीवियस स्किल, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख लो, दोनों डेफिनेशन वैलिड है। अच्छा, मूविंग ऑन। अब सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, हमारे पास ट्रेनिंग की कुछ टाइप्स भी है। जो सबसे पहली टाइप हमारे पास है, जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूं, कराने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं, आपको अब तो नजर भी आ गई होगी, वो है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। अब ये क्या ट्रेनिंग है? देखो, इस ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप इंप्लॉय को काम करना नहीं सिखाते इसके अंदर। अच्छा, ये हमेशा दी जाती है न्यू एम्प्लॉय को, ये भी याद रखो। दिस इज ऑलवेज गिवन टू अ न्यू एम्प्लॉय। अच्छा भाई,
क्या क्या है इस ट्रेनिंग में ऐसा जो नए एम्प्लॉय को दी जाती है? बेसिकली इसके अंदर एम्प्लॉय को आप इंट्रोड्यूस करते हो कंपनी से, कंपनी की पॉलिसी से या कंपनी के रूल से एक्सेट्रा। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? एक होती है, सबसे पहले होती है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या है? इंडक्शन ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप नए एम्प्लॉय को जब रखते हो, अब नए एम्प्लॉय उसको तो पता नहीं कंपनी क्या है, कैसे चलती है, कौन ओनर है, क्या है क्या नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं। तो आप नए एम्प्लॉय को जब कंपनी में रखते हो, आप उस एम्प्लॉय को कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाते हो कि ये कंपनी है, ये ओनर है, ये सिस्टम है, ये रूल्स है, ये रेगुलेशंस है, ये करना है, ये नहीं करना, प्रॉब्लम हो तो किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना, किस तरीके से क्या करोगे। काम करना नहीं सिखा रहे, आप सिर्फ नए एम्प्लॉय को कंपनी से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये है इंडक्शन ट्रेनिंग। और ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस क्या कहता है, आप किसको इंट्रोड्यूस करवाओगे? नए एम्प्लॉय को, पुराने एम्प्लॉय को? नए एम्प्लॉय को। एक एम्प्लॉय जो ऑलरेडी 10 साल से कंपनी में काम कर रहा है, एक दिन आए, उसको मैनेजर बोले आओ मैं तुम्हें कंपनी दिखाता हूं, ये ओनर है, ये रूल्स है, ये रेगुलेशन है, ये हमारी पॉलिसी है, हम ऐसे काम करते हैं। वो एम्प्लॉय मैनेजर को देखेगा, बोलेगा सर सटिया गए हो क्या, ये सब चीजें मुझे पता है, मैं 10 साल से यहां काम कर रहा हूं। ठीक है ना? तो इंडक्शन ट्रेनिंग जहां पर कंपनी के बारे में, कंपनी की पॉलिसी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ये हमेशा मिलती है एक नए एम्प्लॉय को। फायदे भी हैं। पहला फायदा क्या है? जब आपने अपने एम्प्लॉय को इंडक्शन ट्रेनिंग दे दी तो पहला फायदा क्या है? एरर के चांसेस कम है। एम्प्लॉय को आपने पहले दिन पे सब कुछ बता दिया ना कि ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, तो एम्प्लॉय की गलती करने के चांसेस बहुत कम है। एक। अच्छा, दूसरा, एम्प्लॉय जो है वो एडजस्ट जल्दी हो जाएगा। अब आपने उसको मैनेजर से, ओनर से, वर्कर से, पॉलिसी से इंट्रोड्यूस करवा दिया तो वो जल्दी से एडजस्ट हो जाएगा। वरना पुराने एम्प्लॉयज तो अक्सर आपने देखा होगा कि एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे होते, किससे बात करनी, किससे नहीं करनी, है ना, वो टाइम लग रहा होता है। अब उसको जाके दोस्ती करवा दी, ओनर से मुलाकात हो गई, हाथ मिला लिया, गले मिला लिया, सब ईद वीद मिल ली है, सब कुछ हो गया, तो जल्दी एडजस्ट हो जाता है बंदा। ठीक है, ये है इंडक्शन ट्रेनिंग। अब दो और ट्रेनिंग है, एक है ऑन जॉब, एक है ऑफ जॉब। ऑन जॉब क्या है? एम्प्लॉय को ट्रेन करना। अब ये जो ऑन जॉब ऑफ जॉब है, इसके अंदर हम एम्प्लॉय को काम करना सिखाते हैं या एम्प्लॉय की कोई पुरानी स्किल को एनहांस करते हैं। ऑन जॉब में क्या होता है? एम्प्लॉय को आप ट्रेन कर रहे हैं कंपनी के अंदर ही। अब अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं कॉल सेंटर में जब मैंने जॉब शुरू की, आई वॉज गिवन ट्रेनिंग एंड आई वॉज ट्रेन्ड इनसाइड माई कंपनी। ऑन जॉब एम्प्लॉय को ट्रेन करना कंपनी के अंदर ही, कहीं दूर नहीं भेजना, कंपनी के अंदर ही बैठा के उसको ट्रेन करना। ऑन जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग द एम्प्लॉय एट द वर्क प्लेस, कंपनी के अंदर ही ट्रेन करना, यह है ऑन जॉब ट्रेनिंग। फायदा भी है, नुकसान भी है कुछ। पहला फायदा क्या है? अब एम्प्लॉय को कंपनी के अंदर ट्रेन कर रहे हो तो पहला सबसे बड़ा फायदा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। अभी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मतलब एम्प्लॉय कंपनी के अंदर ट्रेन भी हो रहा है, साथ साथ काम भी होता हुआ देख रहा है, काम भी कर रहा है। तो जो चीज वो सीख रहा है सामने सामने नजर भी आ रही है, तो प्रैक्टिकलिटी के साथ सीख रहा है, एक्सपीरियंस के साथ सीख रहा है, थ्योरी नहीं हो रही, प्रैक्टिकल भी होता हुआ देख रहा है। ऑब्वियसली बात है, उसकी लर्निंग की इनहैंसमेंट हो जाती है। और फिर दूसरा, लेस आउटपुट लॉस। अब ये शायद आपको अभी ना समझ आए। इमेजिन करो, आपने, ओनर कहता है नहीं भाई, तब मैं 10 दिन के लिए, मेरी या 15 दिन के लिए ट्रेनिंग हुई थी जब मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था। तो अगर मेरा ओनर मुझसे कहता नहीं भाई हम आपको कहीं दूर भेज के ट्रेनिंग देंगे, तो उसका नुकसान ये होता कि जब वो मुझे दूर भेजता तो 10 दिन के लिए मैं दूर जाता, तो 10 दिन तक मैं काम ही नहीं करता, सिर्फ ट्रेनिंग देता। अब 10 दिन के मुझे वो पैसे भी देता और ट्रेनिंग के ऊपर अलग पैसे खर्च करता। यहां पर क्या फायदा हुआ? पैसे तो खर्च हो रहे ट्रेनिंग पे, लेकिन काम भी कर रहा हूं। जिस चीज की सैलरी मुझे ओनर दे रहा है उसके बदले 10 दिन तक काम भी ले रहा है जब तक ट्रेनिंग हो रही है। ये फायदे हैं दो। लेकिन नुकसान क्या है ऑन जॉब ट्रेनिंग का? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है, नॉट
recognized by people outside the organization. अब आपने एम्प्लॉय को कंपनी के अंदर ही ट्रेन कर लिया, अच्छा भी कर लिया, आपको क्या लगता है इस ट्रेनिंग को और को एक्सेप्ट करेगा? इमेजिन करो आज आपको बिजनेस स्टडीज का टीचर बनना हो, आप मेरे पास आते हैं, मुझे बोलते हैं सर आप मुझे टीचर बनाए, मुझे ट्रेनिंग दें। मैंने आपको ट्रेनिंग दिया, आपके ऊपर मेहनत की, आपको एक एक्सेप्शनल टीचर बना दिया बिजनेस का, मुझसे अच्छा पढ़ाने लग गए। आप दुबई गए, दुबई पे जाके आपने बोला मुझे टीचर बनना है बिजनेस का, जॉब दो। उन्होंने बोला अच्छा पढ़ाना आता है बिजनेस? आपने बोला बड़ा जबरदस्त पढ़ाना आता है सर, अतीक ने मुझे ट्रेन किया। बोलेंगे कौन अतीक? आप बोलोगे सर अतीक मानिया। बोलेंगे कौन अतीक मानिया भाई? आप बोलोगे बहुत मशहूर टीचर है। वो बोलेंगे टीचर है ट्रेनर है? आप बोलोगे नहीं टीचर है। बोलेंगे हम मानते ही नहीं इनकी ट्रेनिंग को, उनको तो ट्रेनिंग करना आती नहीं। आप लाख बोल बहस कर लो तो बहुत अच्छे ट्रेनर है, मुझे ये दिया वो दिया। बोलेंगे नहीं भाई ट्रेनर तो वो है ही नहीं, वो तो है ही टीचर, उनकी ट्रेनिंग को हम मानते ही नहीं। माई एक्सपर्टीज इज टीचिंग, नो मैटर मैंने कितना ही अच्छा ट्रेन कर दिया हो, मेरी दी हुई ट्रेनिंग को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। हाँ कराची में जो लोग मुझे जानते हैं या मेरी कंपनी के अंदर जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरी दी हुई ट्रेनिंग को शायद एक्सेप्ट कर ले, बाहर का बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा मसला ऑन जॉब ट्रेनिंग का। दूसरा क्या मसला है ऑन जॉब ट्रेनिंग का? कि जब आप ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हो तो हमेशा लिमिटेड ट्रेनिंग दी जाती है ऑन जॉब के अंदर। अच्छा भाई अब मेरी टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, अब मैं अपनी फैक्ट्री में अगर किसी इंप्लॉय को ट्रेन कर रहा हूं फैक्ट्री के अंदर, तो मैं उसको उतनी ही ट्रेनिंग दूंगा जितनी मुझे टी शर्ट बनाने की इंप्लॉय से रिक्वायरमेंट है। मैं उसको 10 चीजें नहीं सिखाऊंगा, मैं उसको 2 चीजें सिखाऊंगा और वही 2 चीजें सिखाऊंगा इसकी मुझे जरूरत है एज एन एम्प्लॉय। समझ आ रही है? लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं अपने इंप्लॉय को कहीं दूर भेजता हूं, इस्लामाबाद भेजता हूं ट्रेनिंग के लिए कि जाओ इस्लामाबाद जाओ ट्रेनिंग लेकर आओ। अब इस्लामाबाद में एक स्पेशलिस्ट कंपनी के पास भेजा ट्रेन होने के लिए, उसके बाद टी शर्ट बनाने वाला बंदा भी आ रहा है, जीन्स बनाने वाला भी आ रहा है, टीचर भी आ रहा है, 100 किस्म के लोग आए उसके बाद ट्रेनिंग के लिए। तो वो 100 चीजें सिखाएगा क्योंकि उसका काम है 100 चीजें सिखाना। हमेशा देखो ऑन जॉब ट्रेनिंग में कंपनी अपने पास ट्रेनर रख के एम्प्लॉय को ट्रेन करती है, तो वो उतनी ही चीजें सिखाती है जितनी उसको जरूरत है। लेकिन एक बाहर की कंपनी जिसका काम ही ट्रेनिंग है, तो वो चीजें भी सिखाती है जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो चीजें भी सिखाती है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि उनको पता है जितनी ज्यादा ट्रेनिंग देंगे उतना ज्यादा हमारा नाम फैलेगा। मैं अपने एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहा हूं तो मेरा काम मकसद क्या है भाई, एम्प्लॉय को काम करना आ जाए। ट्रेनिंग जिस कंपनी दे रही है, जो ट्रेनिंग कंपनीज होती है, स्पेशलिस्ट कंपनीज होती है, उनका मकसद क्या है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग के थ्रू सेटिस्फाई करना। तो वो 10 चीजें सिखाएगा, मैं 10 चीजें नहीं सिखाऊंगा। तो इसी तरह हमारे पास ऑफ जॉब ट्रेनिंग क्या है? ऑफ जॉब ट्रेनिंग ऐसा ट्रेनिंग मेथड है जहां कंपनी अपने एम्प्लॉय को कहीं दूर भेजकर ट्रेन करती है। जैसे हम टीचर्स की भी वर्कशॉप्स आती है, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स आती है, थाईलैंड में आ रही है, दुबई में आ रही है, इधर आ रही है, उधर आ रही है। मैं दुबई चला गया ट्रेनिंग लेने के लिए बिजनेस की, कंपनी से दूर जाकर ट्रेनिंग मिली मुझे, ऑफ जॉब ट्रेनिंग। फायदे भी है नुकसान भी है, इन सबको ऊपर वालों को उल्टा कर दूंगा, ऑफ जॉब ट्रेनिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज बन जाएंगे। पहला फायदा क्या है, स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग मिलती है। ठीक है, कोई स्पेशलिस्ट बंदा मिल रहा है तो स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग मिलेगी, 10 चीजें सिखाएगा क्योंकि स्पेशलिस्ट कंपनी के पास गया हूं सीखने के लिए। और फिर स्पेशलिस्ट कंपनी के पास गया हूं तो इस ट्रेनिंग को हर बंदा एक्सेप्ट करेगा। मैं अफ्रीका चल जाऊं, मैं बोलूंगा भाई दुबई से ट्रेनिंग लेकर आया हूं एक स्पेशलिस्ट कंपनी से, सर्टिफिकेट के साथ जाऊंगा, बोलेंगे डन, मानते हैं आपकी ट्रेनिंग को। तो इस ट्रेनिंग की रिकग्निशन आउटसाइड द कंपनी बहुत ज्यादा है, लेकिन नुकसान भी है। अब स्पेशलिस्ट कंपनी के पास ट्रेन होने के लिए भेज रहे हो एम्प्लॉय को, तो स्पेशलिस्ट कंपनी की तो रोजी रोटी है, तो वो पैसे भी लेगी ठीक ठाक, कॉस्टली। अब एम्प्लॉय 10 दिन के लिए गया दुबई ट्रेन होने के लिए, तो 10 दिन तक वो काम ही नहीं कर रहा। ये भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि ऑफ जॉब में क्या होता है, एम्प्लॉय को कहीं दूर भेज रहे हो, तो कहीं दूर भेजा हुआ है, तो जब तक एम्प्लॉय ट्रेन हो रहा है काम नहीं कर रहा, तो आउटपुट लॉस हो जाता है। तो ये था हमारे पास एक और फंक्शन एचआर का।